Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today in this session we are going to discuss about the some most important MCQs of jurisprudence which is going to be relevant for any competitive exam related to law, whether it is LLM or any other judicial service examination including Uttar Pradesh Judicial Service Examination. So let's begin. हमारा पहला क्वेश्चन है लॉ मीन्स। अब इसमें हमें लॉ का मतलब बताना है कि लॉ का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है द एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ स्टेट, कि क्या जो कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं उस स्टेट में उनको कहा जाएगा, कि किसी एक पर्टिकुलर कानून को कहा जाएगा, पर्टिकुलर लॉ को कहा जाएगा, कि मोरालिटी के रूल्स को लॉ कहा जाएगा, कि रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को लॉ कहा जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि लॉ मीन्स द इंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ स्टेट। उस स्टेट में जितने भी रूल्स होंगे उनको, उनके कल्मिनेशन को, उनके क्या कहते हैं उसको, गठरी को, उसकी पूरी बॉडी को ही क्या कह लिया जाएगा, लॉ कह लिया जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाई। अभी पूछ रहा है कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की थ्योरी किसने दी थी? जूलियस स्टोन ने दी थी, कि एलन ने दी थी, कि ऑस्टिन ने दी थी, कि कांट ने दी थी? तो किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने दिया था थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। है इन द डार्क एज नेचुरल लॉ वाज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन बाई। अब डार्क एजेस में नेचुरल लॉ को न्यू डायमेंशन, न्यू इंटरप्रिटेशन किस जूरिस्ट ने दिया था? हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। सेंट ऑगस्टाइन ने दिया था, कि सेंट थॉमस एक्विनास ने दिया था, कि पाउल ने दिया था, कि अल्पियन ने दिया था? तो इसका आंसर है सेंट ऑगस्टाइन ने दिया था। सेंट ऑगस्टाइन ने डार्क एजेस में नेचुरल लॉ का नया वर्जन दिया था, नया इंटरप्रिटेशन दिया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जूरिस्प्रूडेंस बाय। अब नेशनल कैरेक्टर किसने जूरिस्प्रूडेंस में इंट्रोड्यूस किया था? तो नेशनल कैरेक्टर किसने इंट्रोड्यूस किया था भैया? सेविग्नी ने किया था। कार्ल मार्क्स तो मार्क्सिस्ट था, उसने नहीं किया था। मॉन्टेस्क्यू ने भी नहीं किया था और हैंस केलर ने भी नहीं था। किसने किया था? सेविग्नी ने किया था। इन्होंने क्या किया था? नेशनल कैरेक्टर ऑफ, राष्ट्रीय चरित्र दिया था। किसको दिया था? लॉ को दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेमलर हैज़ डिवाइडेड लॉ इनटू टू पार्ट्स। स्टेमलर ने लॉ को दो हिस्सों में बांटा हुआ था, मतलब बताया कि इसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हिस्से होते हैं? ऑप्शन ए है पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव नंबर बी है पॉजिटिव लॉ एंड नेगेटिव लॉ। नंबर सी है आइडिया ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। नंबर डी है डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। तो अब हमें इसमें बताना है कि स्टेमलर ने किन दो आधार पर, किन दो बेसिस पे इसको डिवाइड किया था। तो ऑप्शन है हमारा सी, द आइडिया ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। स्टेमलर ने लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। वो दो हिस्से हैं आइडिया ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्टिन्स सोवरेनिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द आइडियोलॉजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो ऑस्टिन ने अपनी सोवरेनिटी की थ्योरी दी, कॉन्सेप्ट दिया, वो किस जूरिस्ट की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के दिया, उसे इन्फ्लुएंस होकर के दिया? तो सेविग्नी हॉब्स के उससे प्रभावित थे, कि लॉक के उससे प्रभावित थे, कि रूसो के थे, कि मॉन्टेस्क्यू से? तो हॉब्स थे। हॉब्स के कॉन्सेप्ट से, हॉब्स की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के ऑस्टिन ने अपनी सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। हॉब्स ने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो होती है ना, उसको प्रोपाउंड किया था। उसमें बताया था लेवियाथन वगैरह के बारे में। ठीक है। कि स्टेट को सब लोग अपना राइट सरेंडर कर देते हैं, और जो स्टेट होता है वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और सब लोग उसको अबाइड बाई करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और अकॉर्डिंगली हमको
आंसर्स में कुछ कोड दिए हुए हैं, उनसे हमें मैच कर लेना है। तो ये लिस्ट 1 में दिया हुआ है, जूरिस्ट के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है कि वो किस देश के थे। तो नंबर ए है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे? तो मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे? मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के थे। अब एहरिंग, एहरिंग कहाँ के थे? एहरिंग जर्मनी के थे। IHRING, एहरिंग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। एहरलिच कहाँ के थे? EHRELICH, एहरलिच कहाँ के थे? तो एहरलिच थे हमारे कहाँ के? अमेरिका के थे। रास्को पॉन्ड कहाँ के थे? नहीं नहीं नहीं, एहरलिच हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी के थे और रास्को पॉन्ड हमारे अमेरिका के थे। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। मॉन्टेस्क्यू हो गए हमारे फ्रांस के, एहरिंग हो गए हमारे जर्मनी के, एहरलिच हमारे हो गए ऑस्ट्रिया हंगरी के और रास्को पॉन्ड हो गए हमारे अमेरिका के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। किसने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो उसमें डिवाइड किया? एक तो एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस था, एक सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस था। तो किसने किया? जेरेमी बेंथम ने किया, बेंथम ने किया। बी इज़ द राइट आंसर। हॉलैंड ने नहीं किया है, केल्सन ने नहीं किया है, पैटॉन ने नहीं किया है। किसने किया है? बेंथम ने किया है। किस किस चीज़ में डिवाइड किया है? एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फॉलोइंग ऑथर सेड एज फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का पिता किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का पिता ऑस्टिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्टिन को कहा जाता है। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का पिता ऑस्टिन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हुज मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म किसके मेथड को कहा जाता है? तो साइंटिफिक पॉजिटिविज्म ऑगस्ट काम्टे के मेथड को कहा जाता है। ऑगस्ट काम्टे के मेथड को साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इसमें साइंटिफिक पॉजिटिविज्म ना डुगिट के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, ना रास्को पॉन्ड को कहा जाता है, ना ऑस्टिन को कहा जाता है। कहा किसको जाता है? ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म को किसने प्रोपाउंड किया? तो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि ग्रेटर गुड ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब सब लोग खुश हों, ज़्यादा लोग खुश हों। तो इस कॉन्सेप्ट को किसने प्रोपाउंड किया था? बेंथम ने प्रोपाउंड किया था। जेरेमी बेंथम ने प्रोपाउंड किया था यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। बेंथम, हम याद कर लेंगे इसको कि यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बेंथम ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद। अब साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ से कंसर्न है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन? तो ऑस्टिन एक पॉजिटिविस्ट थे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा? पॉजिटिव लॉ होगा। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और उसमें जूरिस्ट के लिस्ट 1 में जूरिस्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में हमारे जूरिस्ट की दी हुई डिफिनीशंस दी हुई हैं। अब हमें जूरिस्ट को उनकी दी गई डिफिनीशन से मैच करना है। तो ए है उल्पियन। अब अल्पियन ने क्या कहा है? तो अल्पियन ने कहा है सोशल साइंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ए सोशल साइंस। जूलियस स्टोन क्या कहता है? तो जूलियस स्टोन कहता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लायर्स एक्स्ट्रावर्जन। पैटरसन क्या कहते हैं? पैटरसन कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इज साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। तो इन सबको अगर हम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? सी। सी इज़ द राइट आंसर। आप वीडियो पॉज करके और इसको देख सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने सॉवरेंटी की कमांड थ्योरी दी थी, लॉ की कमांड थ्योरी दी थी, सॉवरेंटी थ्योरी दी थी। अब उसमें 3 चीज़ें थी, कमांड था, आइडियल था, सॉरी आइडियल नहीं था,
ड्यूटी था और सैंक्शन था। अगर सॉवरेन जो होगा वो कमांड देगा और लोगों को मानना उसको ड्यूटी होगी, अगर लोग नहीं मानते हैं तो क्या हो जाएगा, सैंक्शन लग जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, आइडियल उसका पार्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, हार्ट्स एनालिसिस ऑफ लॉ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, जो HLA हार्ट थे उनकी जो एनालिसिस थी वो किस किस चीज़ में डिस्टिंग्विश करती थी, बीइंग ऑब्लाइज्ड एंड हैविंग एन ऑब्लिगेशन को डिस्टिंग्विश करती थी। हार्ट की, HLA हार्ट की जो एनालिसिस थी लॉ की, वो डिस्टिंग्विश करती थी बीइंग ऑब्लाइज्ड एंड हैविंग एन ऑब्लिगेशन। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लॉ द हार्ट फुलर कंट्रोवर्सी रिलेट्स टू, हार्ट और फुलर की कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो लॉ एंड मोरालिटी से रिलेटेड है। HLA हार्ट और फुलर की कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो लॉ और मोरालिटी से, नैतिकता और कानून के सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग। अब सॉवरेनिटी किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ का है। सॉवरेनिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई एन अजम्पशन व्हिच कंसील्स और अफेक्ट्स टू कंसील द फैक्ट दैट अ रूल ऑफ लॉ हैज अंडरगॉन अल्टरेशन, इट्स लेटर बीइंग अनचेंज्ड, इट्स ऑपरेशन बीइंग मॉडिफाइड इज। अब ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इतना लंबा चौड़ा, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, तो वो क्या है, लीगल फिक्सन की बात करता है कि मतलब वो सिर्फ फिक्शनल चीज़ें हैं, वो कोई रियल चीज़ नहीं है, वो फिक्शनल चीज़ है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ सेंटेंस को, द एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई एनी एजम्पशन व्हिच कंसील्स, जो कि है नहीं, और अफेक्ट्स टू कंसील, उसका जो प्रभाव है कंसील करने का, द फैक्ट दैट अ रूल ऑफ लॉ हैज अंडरगॉन अल्टरेशन, इट्स लेटर बीइंग अनचेंज्ड, इट्स ऑपरेशन बीइंग मॉडिफाइड, तो क्या हो जाएगा, लीगल फिक्सन। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविज्म इन मॉडर्न सेंस ऑफ टर्म। पॉजिटिविज्म को के जो प्रोपाउंडर थे सबसे मॉडर्न सेंस में कौन थे, तो वो थे जेरेमी बेंथम थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, who made a distinction between the use of the term jurisprudence in the generic and specific sense। जेनेरिक और स्पेसिफिक सेंस में jurisprudence को किसने डिवाइड किया है, किसने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है, तो ये हमारा सलमान ने किया है। किसने किया है, सलमान ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, whose theory is based on the concept that both state and law are the evolutionary product of human region। ये किसकी थ्योरी इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो स्टेट और लॉ, मतलब राज्य और कानून, दोनों ही इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं ह्यूमन रीजन के। तो किसने कहा, हीगल ने कहा। किसने कहा, हीगल ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे जूरिस्ट का नाम दिया हुआ है, लिस्ट 2 में हमारे उनके दिए गए कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है, तो हम मैच करेंगे। अब तो सेविग्नी पहले हैं, तो सेविग्नी ने दिया है सेविग्नी को डार्विनियन, बिफोर डार्विन कहा गया था। तो जैसे डार्विन ने अपना इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया कि पहले जीव जंतु प्रिमिटिव स्टेज में रहते थे, तो जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गईं वैसे वैसे वो इवॉल्व होते गए। उसी के अकॉर्डिंग सेविग्नी ने पहले ही, इवन डार्विन के पहले ही इस चीज़ को प्रोपाउंड किया कि जो लॉ और स्टेट है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ पीपल है, कि जिस तरह से इंसान इवॉल्व होता है वैसे लॉ और क्या कहते हैं, लीगल सिस्टम इवॉल्व होता है। ठीक है। और हीगल ने क्या कहा भैया, हीगल ने कहा इवोल्यूशन भी लेसिस फेरे। हीगल ने इवोल्यूशन भी लेसिस फेरे की बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की इवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की बात की है, और हेनरी मेन ने स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है हेनरी मेन ने।
हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री की बात की है। हीगल ने बात की है इवोल्यूशन विद लेसिस पेरे, और सेविग्नी ने बात की है रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ पीपल इन लीगल सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू मेन यानी हेनरी मेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी मेन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? तो डायरेक्ट हम याद कर लेंगे। हम इसके ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेटर फैमिलिया। क्या हो जाएगा? पेटर फैमिलिया। हेनरी मेन के अकॉर्डिंग पहला जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था? पेटर फैमिलिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है इट इज जनरली अग्रीड दैट द डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज कंज्यूम्ड सो मच टाइम एंड एनर्जी बिकॉज। अब ये बहुत जनरली सहमति बनी हुई है कि जो लॉ की डिफिनीसन है उसने बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पे नोशन ऑफ लॉ क्या है? डिफरेंट है। इसलिए क्या है, हर जगह पर लॉ किसी किसी दूसरी, कहीं पे कस्टम का प्रेवलेंस होता है, तो कहीं पे स्टेच्यूट का प्रेवलेंस होता है, तो कहीं पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेवलेंस होता है, कहीं पे सिर्फ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो नोशन ऑफ लॉ है वो कंट्रीज़ में क्या है? डिफ़र करते हैं। इस वजह से जो डिफिनीसन ऑफ लॉ है उसने बहुत टाइम और एनर्जी कंज्यूम किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉ वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग वेरियस इंटरेस्ट इन द सोसाइटी एंड एज सच लॉ वॉज डिस्क्राइब्ड एज सोशल इंजीनियरिंग। लॉ को सोशल इंजीनियरिंग किसने कहा है? तो लॉ को सोशल इंजीनियरिंग रॉस्को पॉन्ड ने कहा। जहाँ पे भी हमको क्वेश्चन में सोशल इंजीनियरिंग वर्ड दिखेगा तो हम आंख बंद करके क्या आंसर कर देंगे? रॉस्को पॉन्ड आंसर कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो 99.99% चांस ये है कि उसका आंसर रॉस्को पॉन्ड होगा। अगर आपको कोई एग्जैक्टनेस के साथ पता है, 100% कोई चीज़ पता है, तो उसको आप चूज कीजिए। लेकिन अगर नहीं पता है, सिर्फ गेस वर्क करना है और सोशल इंजीनियरिंग वर्ड यूज किया गया है, तो आप क्या मार्क करोगे? रॉस्को पॉन्ड मार्क करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। पॉइंट आउट बेस्ट रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब लॉ के एट्रीब्यूट्स बताने हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। तो जो लॉ का एट्रीब्यूट्स है वो मैं अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि कमांड होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए और सैंक्शन होना चाहिए। कमांड सॉवरेन देगा और उस कमांड को मानना पड़ेगा, और जो व्यक्ति नहीं मानेगा उसको सैंक्शन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? सैंक्शन लगाया जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट अ लीगल सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स वाज इनंसिएटेड बाई। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल से जो लॉ है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो क्या हुआ है? अराइज हुआ है। ये किसने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है? एच.एल.ए. हार्ट ने की है। किसने की है? एच.एल.ए. हार्ट ने की है। हम याद कर लेंगे लीगल सिस्टम जो कॉम्बिनेशन से, कल्मिनेशन से प्राइमरी और सेकेंडरी रूल से इनंसिएट हुआ है, पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, जन्म लिया है, तो किसने कहा है? एच.एल.ए. हार्ट ने कहा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कहता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट बिलोंग्स टू एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ से कौन सा ज्यूरिस्ट है जो बिलोंग करता है? तो इन जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं, चाहे वो थॉमस एक्विनास हों, चाहे ग्रोसियस हों, चाहे कोहलर हों, चाहे सॉक्रेट्स हों, तो हमारे ऑप्शन सबसे पुराने कौन है? सॉक्रेट्स हैं। तो एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ कौन है? सॉक्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सैंक्शन इज। अब सैंक्शन अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, जैसे कमांड, सॉवरेनिटी और सैंक्शन जो वो कॉन्सेप्ट था ना, तो उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन क्या है? तो सैंक्शन है भैया द इविल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबेइंग द कमांड ऑफ द सॉवरेन। मैंने बताया था कि जो सॉवरेन होगा वो कमांड देगा और उस कमांड को अबाइड बाई करना, उसको मानना हमारी ड्यूटी होगी। अगर हम उस ड्यूटी को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं ओबे करते हैं, तो हमको सैंक्शन मिलेगा। और उस जो सैंक्शन होगा वो क्या है?
इविल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबिंग। अगर हम नहीं मानते हैं वो कमांड तो हमको सज़ा मिलेगी, हमें सैंक्शन लगेगी, उसी हम क्या कहते हैं, सैंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंक्शन कहते हैं। ये किसने ये प्रोपाउंड किया है, ऑस्टिन ने प्रोपाउंड किया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इसमें लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में हमारे ज्यूरिस्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में हमारे इनके थ्योरीज दी हुई हैं। तो लिस्ट 1 में फुलर ने कौन सी थ्योरी दी है, तो फुलर ने इनर मोरालिटी की थ्योरी दी है। फुलर ने कौन सी थ्योरी दी है, फुलर ने इनर मोरालिटी की थ्योरी दी है। बेंथम ने कौन सी थ्योरी दी है, तो बेंथम ने, हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, तो यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी है। बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी है। हेनरी मेन ने कौन सी थ्योरी दी है, तो हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दी है, हेनरी मेन ने दी है। डुगिट ने क्या कौन सी थ्योरी दी है, तो डुगिट ने सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी दी है। डुगिट ने कौन सी थ्योरी दी है, डुगिट ने सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी दी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द एक्सप्रेशन लॉ इन रिलेशन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स। अब इन रिलेशन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस के संबंध में हमें लॉ की मीनिंग बतानी है। तो लॉ क्या है, हमने पहले ही क्वेश्चन अपना डिस्कस किया था कि वो फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कि जितने भी ओवर आर्चिंग जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लॉ कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी फाउंड इन हिज वर्क टाइटल्ड प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड थ्रू व्हिच ही मेंट टू कन्वे द आइडिया दैट। अब इसमें प्रोविंस ऑफ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड था, इसका मतलब क्या था, ये क्यों नाम दिया ऑस्टिन ने अपनी इस थ्योरी का, ठीक है, वर्क को, अपनी बुक का नाम उन्होंने प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड क्यों दिया, तो क्यों दिया, क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवाइन लॉ एटसेट्रा डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस था उसकी एक लिमिटेशन तैयार, उसका एक रीजन तैयार, उसका एक प्रोविंस तैयार कर दिया, और उससे डिवाइन लॉ वगैरह के मैटर को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्यूरिस्प्रूडेंस एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन वाज स्टार्टेड बाय। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस को सबसे पहले किस कंट्री के, किस सभ्यता, किस सिविलाइजेशन के लोगों ने एज ए सेपरेट अलग डिसिप्लिन के रूप में पढ़ना शुरू किया, तो वो रोमन्स थे। कौन थे, रोमन्स थे। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन वाज स्टार्टेड बाय whom, रोमन्स। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर ऑथर दिए हैं। लिस्ट 1 में स्टेटमेंट है, लिस्ट 2 में ऑथर्स हैं। हमें स्टेटमेंट को उनके ऑथर से मैच करना है। तो पहला स्टेटमेंट है सोशियोलॉजिकल स्कूल इज मेटा ज्यूरिस्टिक। ये बात किसने कही है, ऑथर, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ पीपल इन लीगल सिस्टम, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। फॉर्मल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का फॉर्मल एनालिसिस किसने दिया है, तो वो किसने दिया भैया, ऑस्टिन ने दिया। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, ये किसने दिया है, जूलियस स्टोन ने दिया, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल इज मेटा ज्यूरिस्टिक, हेनरी मेन का है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल इज मेटा ज्यूरिस्टिक, हेनरी मेन। ये इसमें कुछ ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, हेनरी मेन इधर लिस्ट 2 में होना चाहिए था, और रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ पीपल इन लीगल सिस्टम लिस्ट 1 में होना चाहिए। ये मिसमैच हो गया है। आप लोग पॉज करके इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इस चीज़ के लिए सॉरी, ये लिस्ट थोड़ा इधर उधर प्रिपेयर हो गई है। अ कंपेरेटिव मेथड ऑफ स्टडी इन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कंपेरेटिव स्टडी। अब इस मेथड ऑफ जो स्टडी थी वो कंपेरेटिव किस लॉ में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो हेनरी मेन ने इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया, हेनरी मेन ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू whom। एनालिटिकल स्कूल,
हिस्टोरिकल स्कूल, इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आर थ्री डिफरेंट पार्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग है, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग है, इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग है, और ये तीनों किसके पार्ट हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस के पार्ट हैं। ये बात किसने बताई है? सलमंड ने बताई हमें। किसने बताई? सलमंड ने बताई। अगला क्वेश्चन हमारा, सोशल इंटरेस्ट इज इंडिविजुअल लाइफ डज नॉट इन्वॉल्व। अब सोशल इंटरेस्ट इंडिविजुअल लाइफ में कौन नहीं इन्वॉल्व करता है? क्या नहीं इन्वॉल्व करता है? तो सेल्फ असर्सन नहीं इन्वॉल्व करता। क्या? सेल्फ असर्सन नहीं इन्वॉल्व करता। अगला क्वेश्चन हमारा है जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लिस्ट 1 दी हुई है जिसमें ऑथर्स के नाम है, लिस्ट 2 दी हुई है जिसमें उनकी थ्योरीज़ का नाम दिया हुआ है, तो हमको मैच करना है। तो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी का क्या नाम है भैया? कमांड थ्योरी। जॉन ऑस्टिन की थ्योरी का नाम कमांड थ्योरी। डुगिट की थ्योरी का क्या नाम है? सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी। जॉन ऑस्टिन की थ्योरी कमांड थ्योरी, डुगिट की थ्योरी सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी। एच.एल.ए. हार्ट की थ्योरी क्या है? एच.एल.ए. हार्ट की थ्योरी है रूल्स एज फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम है। और रॉस्को पॉन्ट, जैसे हमने पिछली बार ही ये इस चीज़ को याद कर रखा है कि सोशल इंजीनियरिंग है। रॉस्को पॉन्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम सोशल इंजीनियरिंग मार्क करेंगे। डुगिट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम सोशल सॉलिडेरिटी मार्क करेंगे। ऑस्टिन जहाँ पे आएगा हम कमांड थ्योरी मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इनको कहा जाता है, ये ऑगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु प्रेफर्स टू कॉल ऑस्टिन्स एनालिटिकल स्कूल एज इम्पेरेटिव स्कूल। ऑस्टिन के एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल कौन कहना प्रेफर करता है? तो ये C.K. एलन है। कौन है? C.K. एलन। अगला क्वेश्चन हमारा है 41, सॉरी, which one of the following has divided justice in two parts, distributive justice and corrective justice। जस्टिस को दो हिस्सों में किसने बांटा है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस में। तो वो कौन है? अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, हमें लिस्ट 1 में ज्यूरिस्ट के नाम है, लिस्ट 2 में उनकी थ्योरी का नाम है, तो हमको उसको मैच करना है। तो इसमें एहरिंग ने कौन सी थ्योरी दी है? तो एहरिंग ने हमें सोशल कंट्रोल की थ्योरी दी है। एहरिंग ने सोशल कंट्रोल की थ्योरी। बेंथम ने प्लीजर एंड पेन की थ्योरी दी है। बेंथम ने प्लीजर एंड पेन की, और रॉस्को पॉन्ट तो अपने पता ही है आपको, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी है, और डुगिट सोशल सॉलिडेरिटी। ठीक है, प्लीजर एंड पेन की थ्योरी को ही यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, और एहरिंग ने सोशल कंट्रोल की थ्योरी दी है। एहरिंग, IHERING, एहरिंग ने सोशल कंट्रोल की थ्योरी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेम द ज्यूरिस्ट हु इज कॉल्ड द डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड सोशोलॉजिस्ट बिफोर सोशोलॉजिस्ट। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि सेविग्नी को डार्विन बिफोर डार्विनियन कहा जाता है, डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा जाता है, क्योंकि डार्विन ने अभी अपना कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड भी नहीं किया था, इसके पहले ही सेविग्नी ने इवोल्यूशन की थ्योरी अपने इस लॉ में और ज्यूरिस्प्रूडेंस में दे डाली थी। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में हमें पहले स्टेटमेंट दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में हमारे ज्यूरिस्ट के नाम दिए हुए हैं। देखो ये जो लिस्ट वाले हैं इनको ऐसे ही कि ऐसे रट्टा मार लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। कई बार सिंगल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी किसने दी है, या किसकी थ्योरी को सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कहते हैं, और कई बार ऐसे लिस्ट बना करके देगा। तो चाहे जैसा भी आएगा, अगर हमको याद है तो हम उसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहेगा तो भैया आंसर कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो इसलिए क्या करोगे? याद कर लोगे। क्या कर लोगे? याद कर लोगे। तो द टास्क ऑफ लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग वर्ड आ गया, तो सोशल इंजीनियरिंग को किससे मैच कर दोगे? रॉस्को पॉन्ट से मैच कर दो। ये ए को 4 से मैच करोगे तो ये सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखा देता हूँ। अब जैसे आपने ये याद कर रखा था कि सोशल इंजीनियरिंग किसका है? रॉस्को पॉन्ट का है। अब मान लो आपको किसी का और नहीं पता था कि सोशल सॉलिडेरिटी डुगिट का होगा, और ये कम्युनिटी इज फाउंड इन सोशल फैक्ट्स ये एहरलिच का होगा, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्टे, ये मान लो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये सिर्फ पता है कि सोशल इंजीनियरिंग किसका है? रॉस्को पॉन्ट का है। अब आप तुरंत ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन पर देखो कि जो
ए है यानी स्टेटमेंट ए, वो उसमें कहाँ कहाँ किस किस ऑप्शन में 4 मैच है, तो ऑप्शन ए में नहीं मैच है, ऑप्शन सी में नहीं मैच है, ऑप्शन डी में, तो हमको आगे पढ़ने की इवन ज़रूरत ही नहीं है, हम ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ये 100% करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, मान लो कि अगर ए ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी दोनों में ए 4 से मैच होता, तो खैर इस ऐसे क्वेश्चंस में तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे मैच होता, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे बना दिया गया है और उसका ऑप्शन ऐसे बना दिया गया, तो हमको एक दो चीज़ें और जाएं, जैसे हम सोशल सॉलिडेरिटी और सोशल इंजीनियरिंग याद करके रखें, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बड़े ईजिली मतलब केक वॉक होगा, ठीक है। तो सोशल सॉलिडेरिटी को हम डुगेट याद कर लेते हैं और सोशल इंजीनियरिंग को रॉस्कोपॉन्ड याद कर लेते हैं, बस हमारा आंसर हो जाया करेगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछली बार भी आया था, तो इसको सलमान ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड अरिस्टोटल डिस्क्राइब जस्टिस इन रेस्टोरिंग इक्वलिटी व्हेन दिस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। अगर जो इक्वलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको कैसे रेस्टोर किया जाएगा अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, तो अरिस्टोटल करेक्टिव जस्टिस के थ्रू क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस वर रिकॉग्नाइज्ड बाय। अब जनरल और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिकॉग्निशन किसकी थ्योरी में आया हुआ है, तो वो ऑस्टिन की थ्योरी में आया हुआ है। ऑस्टिन की थ्योरी में जनरल और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिकॉग्निशन है, किसकी थ्योरी में, ऑस्टिन की थ्योरी में। अगला क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी प्लीजर एंड पेन वाली थ्योरी, तो कौन है, बेंथम है। जहाँ भी प्लीजर पेन की बात की जाएगी, यूटिलिटेरियनिज्म की बात की जाएगी, तो कौन आ जाएगा, बेंथम आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। भैया अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि डार्विन बिफोर डार्विनियन, डार्विनियन बिफोर डार्विन कौन था, तो कौन, कोई और नहीं, सेविग्नी जी थे अपने, ये हिस्टोरिकल स्कूल के प्रोपाउंडर एक तरह से माने जाते हैं, सेविग्नी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में ज्यूरिस्ट का नाम दिया हुआ है, लिस्ट 2 में उनके कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो फुलर की देखो, फुलर कहीं पर भी आए तो वो मोरालिटी की बात करेगा, फुलर कहीं पर भी आएगा तो किसकी बात करेगा, मोरालिटी की बात करेगा। तो अब ए को 3 से मैच, अब इसमें भी एलिमिनेशन मेथड वाला लगाओ जो अभी हमने सीखा है उधर। तो फुलर ए 3 से किस ऑप्शन में मैच है, ए में मैच है नहीं, बी में मैच है यस, सी में मैच है नहीं, डी में मैच है नहीं, तो हमारा बी राइट आंसर होगा। लेकिन हम और चेक कर लेते हैं, फ्रीडमैन का जो फ्रीडमैन जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो वो है हमारा लॉ इन अ चेंजिंग सोसाइटी। इन्होंने बुक लिखी है लॉ इन अ चेंजिंग सोसाइटी, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। जूलियस स्टोन का क्या है, ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन, और हेनरी मेन का तो अपना एंसेंट लॉ है, ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल अधेयर्ड टू द व्यू दैट लॉ इज फाउंड नॉट मेड, इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। अब भैया कोई भी अगर ये कहता है कि कोई चीज़ सिर्फ पा ली गई है, उसको बनाया नहीं गया है, वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, इसका मतलब अगर कोई चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो किस चीज़ का पार्ट हो गई, हिस्ट्री की पार्ट हो गई। अगर कोई चीज़ हिस्ट्री की पार्ट हो गई और उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो किस स्कूल का हिस्सा हो जाएगा, हिस्टोरिकल स्कूल का हिस्सा हो जाएगा। किस चीज़ का हिस्सा हो जाएगा, हिस्टोरिकल स्कूल का हिस्सा हो जाएगा। स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ता हूँ, लॉ इज फाउंड, लॉ को पाया गया है, नॉट मेड, बनाया नहीं गया है, इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, ये पहले से ही है, मतलब अपने आप से ही बन गया है। ये किसने बताया, हिस्टोरिकल स्कूल ने बताया। किसने बताया, हिस्टोरिकल स्कूल ने बताया, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सलमान। अब इसमें पूछ रहा है कि सलमान ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है। तो पहला ऑप्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स पर्सपेक्टिव, ये वाला स्टेटमेंट दिया है। कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि ये वाला स्टेटमेंट दिया है। कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, तो यही वाला स्टेटमेंट दिया है।
सलमान ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। सी इज द राइट आंसर। लॉ ग्रोज विद द नेशन, इंक्रीजेज विद इट एंड डाइज विद इट्स डिसोल्यूशन एंड इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, इट इज सेड बाई। अब सेविग्नी ने इवोल्यूशन की बात की, तो इसमें ग्रो मतलब इवॉल्व होना, बढ़ना, इंक्रीज होना, जिसमें ग्रोथ की बात की जा रही है, इवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो इसी वजह से सेविग्नी को डार्विन बिफोर डार्विनियन कहा गया, सॉरी डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इवन डार्विन से पहले ही दे दिया था। इसमें इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है लॉ ग्रोज विद द नेशन, इंक्रीजेज विद इट एंड डाइज विद इट्स डिसोल्यूशन एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। तो किसने कहा है? सेविग्नी ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। कौन कहता है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक राइट है, वो क्या है कि हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। ये किसने कहा है? डुगिट ने कहा है। डुगिट का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट था। इनके अकॉर्डिंग अगर सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते रहेंगे रिलीजियसली, तो क्या होगा भैया? वो कभी भी उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा और सब लोग बहुत ही अच्छे से सोशल सॉलिडेरिटी अच्छे से मिलजुल करके रहेंगे, ठीक है। किसने कहा? डुगिट का एक कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉ इज जीलस मिस्ट्रेस। जो लॉ है वो एक ईर्ष्यालु रखैल है। ये किसने कहा है? जोसेफ स्टोरी ने कहा। किसने कहा? जोसेफ स्टोरी। लॉ इज ए जीलस मिस्ट्रेस, जोसेफ स्टोरी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द स्टेट इज द सिंथेसिस ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी, इट इज़ द यूनिटी ऑफ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ फैमिली एंड पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी, द अबव फिलॉसफी इज ऑफ। अब ये वाली जो फिलॉसफी है कि जो स्टेट है वो किस किस का? फैमिली और सिविल सोसाइटी का सिंथेसिस है। परिवार को और जो समाज है उसको मिला करके क्या बनाया गया है? राज्य बनाया गया है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये हीगल का कॉन्सेप्ट है। किसका? हीगल का। अगला क्वेश्चन हमारा हु सेड दैट लॉ इज नॉर्मेटिव साइंस। किसने कहा कि लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है? नॉर्मेटिव साइंस किसने कहा है लॉ को? तो ये कैल्सन ने कहा है। किसने कहा है? कैल्सन ने कहा है। कैल्सन ने कहा है कि लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी हैड कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट फुलफिल इट। किसने कहा है इस बात को? तो इसको कहा है मेटलैंड ने। मेटलैंड ने, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, MEAITLAND, मेटलैंड। इक्विटी हैड कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट फुलफिल इट। किसने कहा? मेटलैंड ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है लीगल ऑर्डर इज ए पिरामिड ऑफ नॉर्म्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। किसने कहा कि लीगल ऑर्डर एक पिरामिड ऑफ नॉर्म्स है? किसने कहा है? बिल्कुल सही, कैल्सन ने कहा है। कैल्सन ने कहा है कि लीगल ऑर्डर एक पिरामिड ऑफ नॉर्म्स है। जहाँ पे भी नॉर्म्स की बात आएगी, नॉर्मेटिव वैल्यू की बात आएगी या वर्ड नॉर्म से रिलेटेड कोई भी डेरिवेटिव को यूज किया गया होगा, तो हम आंख बंद करके कैल्सन आंसर कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पिरामिड ऑफ नॉर्म्स की बात की गई तो भी आंसर कैल्सन हो गया। अभी ये नॉर्मेटिव साइंस की बात हुई थी, यहाँ पे भी नॉर्म वर्ड से बना हुआ है नॉर्मेटिव साइंस, तो यहाँ पे भी आंसर कैल्सन हुआ था। ये नॉर्म की बात की ही कैल्सन ने ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी हैज़ बीन प्लीडेड बाई। लॉ को कम से कम नैतिकता को हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। ये किसका कथन है? तो लॉर्ड डेवलिन का कथन है। किसका? लॉर्ड डेवलिन का कथन। हमारा अगला क्वेश्चन है नेचर हैज़ प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लीजर एंड पेन। अब इसमें प्लीजर और पेन थ्योरी की बात की गई है। यूटिलिटेरियनिज्म याद कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया है। तो प्लीजर पेन की थ्योरी किसकी है भैया? बेंथम की है। किसकी? बेंथम की है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ।
ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है साइंटिफिक सिंथेसिस है किसका, इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। किसकी डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, सीके एलन की। किसकी, सीके एलन की डेफिनेशन है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कौन, सीके एलन। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट मीन्स in the realization of justice the specific content of a rule of positive law will vary from place to place and from time to time। जो नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट है उसका मतलब ये है कि जो रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस है उसके स्पेसिफिक कंटेंट जो रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ होगा वो क्या करेगा, हमेशा जगह से जगह, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बदलता रहेगा एक समय से। यानी अगर आप 2097 या 3000 में देखोगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत बदल जाएंगे, इंसान बहुत बदल जाएगा। लेकिन अगर हम वही 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में चल जाएं तो वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो लॉ था वो क्या था, बहुत डिस्टिंक्ट था। तो इसका आंसर किसने दिया है इस नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट की थ्योरी, तो ये जोसेफ कोहलर ने दी है। किसने दी है, जोसेफ कोहलर ने। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट एम्फेसाइज्ड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज अनलेस वी स्टडी व्हाट इट डज। किसने कहा है ये, कि हम तब तक किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक ये पता कर लें कि वो करती क्या है। वो रॉस्को पॉन्ड ने कहा है। किसने कहा, रॉस्को पॉन्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। किसने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक दर्शन है पॉजिटिव लॉ का, पॉजिटिव लॉ का दर्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस। किसने कहा है, ये कहा है हमारे ऑस्टिन ने कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिफाइंड लॉ एज द डे साइकोलॉजिस्ट कमांड। किसने लॉ को डिफाइन करते हुए कहा है डे साइकोलॉजिस्ट कमांड, तो ये केल्सन ने कहा है। आगे हम बढ़ जाते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, लास्की ने कहा है। किसने कहा है, लास्की। लास्की से आई से लास्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। किस व्यक्ति ने, किस ज्यूरिस्ट ने बताया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो फॉर्मल साइंस किसका है, पॉजिटिव लॉ का, तो हॉलैंड ने कहा ये बात। किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। किसने कहा है ये बात, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। धीरे धीरे पढ़िए इस चीज़ को, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए। ये इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो क्या, कौन है, सिसेरो ने कहा। सिसेरो ने क्या कहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। सिसेरो, एक बार फिर से बोलता हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये किसकी डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, अल्पियन की। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, अल्पियन। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ। किसने कहा है, जेरोम फ्रैंक ने कहा। लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ। किसने कहा, जेरोम फ्रैंक ने कहा। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैन एंड ऑन हिज इनवर्ड नीड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। किसने कहा है बात, तो इस बात को कहा है हमारे ह्यूगो ग्रोसियस ने। किसने कहा, ह्यूगो ग्रोसियस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग लुक्स एट ज्यूरिस्प्रूडेंस एज सिस्टम ऑफ रूल्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज ए सिस्टम ऑफ रूल्स कौन देखता है, तो कौन देखता है भैया, HLA हार्ट देखते हैं। HLA हार्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे देखते हैं, एज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दिस स्टेटमेंट दैट पॉजिटिविज्म इज ए ट्रायोलॉजी ऑफ कमांड, सैंक्शन एंड सॉवरेनिटी। अब ये ऑस्टिन की कमांड थ्योरी है भैया, कुछ और नहीं है। तो कौन कहेगा इस बात को, हैं, सॉरी, ये कमांड थ्योरी नहीं है, ये HLA हार्ट का पॉजिटिविज्म की ट्रायोलॉजी थ्योरी है। इन्होंने भी सेम वर्ड यूज किए हैं, कमांड, सैंक्शन एंड सॉवरेनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा HLA हार्ट। ठीक।
इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ताकि कभी भी ये क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ट्रायोलॉजी वर्ड यूज किया गया है पॉजिटिविज्म वर्ड के साथ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एच-एल-ए हार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हु सेड दैट ऑल पॉजिटिव लॉ इज अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ एंड जस्टिस इज अ हार्मनी ऑफ विल्स or purposes within the framework of the social life? The harmony of will or purposes vary according to time and place. किस व्यक्ति ने बताया कि हार्मनी ऑफ विल जो है वो समय और स्थान के साथ बदलती रहती है, किसी और ने नहीं, रूसो ने बताया। एक बार मैं सेंटेंस फिर से पढ़ता हूँ। ऑल पॉजिटिव लॉ इज अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ एंड जस्टिस इज अ हार्मनी ऑफ विल्स or purposes within the framework of the social life. The harmony of will or purposes vary according to time and place. किसने कहा है, रूसो ने कहा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। According to whom the matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so called, or law set by political superior to political inferior? किस जूरिस्ट ने कहा कि जो jurisprudence का सब्जेक्ट मैटर है वो पॉजिटिव लॉ है और लॉ सिंपली और स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड है, और लॉ ही है वो सेट करता है, किया जाता है किसके द्वारा, पॉलिटिकल सुपीरियर, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस में ऊपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो सेट किया जाता है पॉलिटिकल इन्फीरियर के लिए। ये बात किसने कही है, ऑस्टिन ने कही है। किसने कही, ऑस्टिन ने कही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। लॉ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स or body of rules recognized and applied by the state in the administration of justice. ये किसने कहा है, फिर से मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। लॉ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और बॉडी ऑफ रूल्स recognized and applied by the state in the administration of justice. ये किसका कथन है, सलमंड का कथन है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एम ऑफ द लॉ इज टू बैलेंस द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी को अगर उसकी एडजस्ट करने की बात की, बैलेंस करने की बात की, इसका मतलब सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। इंजीनियरिंग में हम करते क्या हैं कि हर चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं। जो सिविल इंजीनियर होता है वो ऐसे बैलेंस करके पुल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है कि उसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या कम ना लग जाए, सब कुछ बैलेंस्ड आउट रहे। तो ये हो जाएंगे हमारे कौन से, रॉस्को पॉन्ड, क्योंकि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये सोशल इंजीनियरिंग की तरफ इंडिकेट करता है। तो सोशल इंजीनियरिंग हमने याद किया है, रॉस्को पॉन्ड ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लॉ टू मेक वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। कानून की, लॉ की ये ड्यूटी है कि वो वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। किसने कहा है ये बात, रॉस्को पॉन्ड ने कहा है, क्योंकि इसमें भी हमें सोशल इंजीनियरिंग का झलक दिखती है, और सोशल इंजीनियरिंग की झलक जहाँ जहाँ दिखेगी वो रॉस्को पॉन्ड होगा। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर लाइक लैंग्वेज, इट वेरीज विथ पीपल एंड एजेस। जो क्या है कानून है वो क्या यूनिवर्सल नहीं है, उस समय पीपल और लोगों के साथ साथ बदलता रहता है। ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, वॉक जीस्ट का है, और वॉक जीस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सेविग्ने ने दिया है। हिस्टोरिकल स्कूल की बात है ये। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। नॉर्म इज द मीनिंग ऑफ एन एक्ट बाय व्हिच सर्टेन बिहेवियर इज कमांडेड, परमिटेड और अथराइज्ड। जो नॉर्म होता है वो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, वो किसी बिहेवियर का, कमांड का परमिट किया जाता है, अथराइज किया जाता है वो। अब मैंने अभी पिछले ही उसमें बताया था कि जहाँ पे भी नॉर्म की बात की जाएगी वहाँ पे हमें बिना कुछ सोचे समझे कैल्सन को आंसर मार्क कर देना है, अगर कैल्सन ऑप्शन में है। अगर कैल्सन ऑप्शन में नहीं है तो हमको कुछ और सोचना है। तो अपने इस क्वेश्चन में कैल्सन आंसर में है कि नहीं है, तो कैल्सन आंसर में है तो हम कैल्सन को मार्क करेंगे, एंड कैल्सन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सम शेयर्ड मोरालिटी इज इसेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में कुछ शेयर्ड मोरालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये किसका कथन है, एच-एल-ए हार्ट का, एच-एल-ए हार्ट का। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट अ राइट विद मी इज अ चाइल्ड ऑफ लॉ, अ नेचुरल राइट इज अ सन ऑफ दैट नेवर हैड अ फादर।
ये बात किसने कही है? जेरेमी बेंथम ने कही। किसने कही है? जेरेमी बेंथम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग said that law is a means of securing the satisfaction of maximum wants with minimum of friction। अब मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन करना है लोगों का, मिनिमम फ्रिक्शन, कि लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, सोशल इंजीनियरिंग कर देनी है। इसमें भी क्या है दिख रहा है? इस स्टेटमेंट में हमें सोशल इंजीनियरिंग दिख रहा है। मैक्सिमम वांट्स विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन, तो जहाँ पे भी हमें सोशल इंजीनियरिंग का कुछ भी दिखेगा तो वो कौन हो जाएगा? रॉस्को पॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें ए इज द आंसर, रॉस्को पॉन्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट लॉ इज नथिंग बट स्पिरिट ऑफ पीपल। किस ज्यूरिस्ट ने कहा कि लॉ कुछ और नहीं है बल्कि स्पिरिट ऑफ पीपल है? किस ज्यूरिस्ट ने कहा है भैया? तो वो सेविग्नी ने कहा है। किसने कहा है? लॉ इज नथिंग बट स्पिरिट ऑफ पीपल, सेविग्नी ने कहा है। कानून कुछ और नहीं जबकि लोगों का स्पिरिट है, सेविग्नी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सोशल फंक्शन क्राउड्स आउट द कंसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिव राइट, हुज व्यू इज दिस। जो सोशल फंक्शन का आइडिया है वो क्राउड आउट कर देता है, मतलब चूस लेता है, खींच लेता है। द कंसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिव राइट, सब्जेक्टिव राइट को ख़त्म कर देता है। एक इसका कॉन्सेप्ट डुगिट का है, सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है भैया। अगले बढ़ जाते हैं हम। लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैसन, हु सेड इट। जो कानून है वो सभी पैसन से, सभी इमोशन से दूर है, वो अरिस्टोटल ने कहा है। लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैसन, अरिस्टोटल। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट एम्फेसाइज्ड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग अनलेस वी नो व्हाट इट डज। हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते तब तक जब तक ये माना जाए कि वो करती क्या है। तो किसने कहा है भैया? रॉस्को पॉन्ड ने कहा है, रॉस्को पॉन्ड ने कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु डिस्क्राइब जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। तो जूलियस स्टोन ने कहा है। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा है? जूलियस स्टोन ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग वर्ड्स, लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ पीपल, स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल एंड फाइनली डाइज अवे एज द नेशन लूजेज इट्स नेशनैलिटी। अब इसमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस की बात की गई है कि इवोल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ के मर जाता है। तो जहाँ पे इवोल्यूशन की बात की जाएगी तो वो सेविग्नी की बात होगी। इनको डार्विनियन बिफोर डार्विन भी कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के फादर भी माने जाते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सेविग्नी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु सेड दैट लॉ इज नॉट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द रूल बट द रूल फ्रॉम द लॉ। ये बात किसने बोली है? तो ये बात बोली है पॉलस ने, PAULUS, पॉलस ने। लॉ इज नॉट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द रूल बट द रूल फ्रॉम द लॉ, पॉलस। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी। लॉ को मिनिमम मोरालिटी को सपोर्ट करते रहना चाहिए। ये किसने कहा है भैया? लॉर्ड डेवलिन ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉ इज सम ऑफ कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ एज सिक्योर्ड बाय द पावर ऑफ द स्टेट थ्रू द मीन्स ऑफ एक्सटर्नल कंपल्सन। जो कानून है, जो लॉ है, वो उन सारी कंडीशंस का सम टोटल है जो सोशल लाइफ को सिक्योर करती हैं फ्रॉम बाय द पावर ऑफ स्टेट थ्रू द मीन्स ऑफ एक्सटर्नल कंपल्सन। एक इसका किस स्कूल का एक जो है स्टेटमेंट है, कंसेप्ट है, तो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल का है। किसका है? सोशियोलॉजिकल। जहाँ पे हमें सोशल लाइफ की, सोसाइटी की, सोशल सिस्टम की, सोशल सॉलिडेरिटी की, सोशल इंजीनियरिंग की, इन सारी चीज़ों की बात आएगी तो वो कौन सा स्कूल हो जाएगा भैया? वो सोशियोलॉजिकल स्कूल हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लीजर एंड पेन। अब प्लीजर एंड पेन यूटिलिटेरियनिज्म मॉडल है किस, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हिदर टू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सेड बाई किसने कहा है? हेनरी मेन ने कहा है। किसने कहा? हेनरी मेन। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही किसने दिया है? हेनरी मेन। आप क्वेश्चन में देखिएगा,
अगर वर्ड यूज हुआ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट तो आंसर मार दीजिएगा, कौन? हेनरी मैन। मैं इस स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़ता हूँ ताकि जो लोग सिर्फ ईयरफोन लगा करके या हेडफोन लगा के सुन रहे हों, देख ना रहे हों, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो स्टेटमेंट है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज़ हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेड बाय हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन हमारा है, लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। अब इसमें नॉर्म्स की बात की है तो किसका स्टेटमेंट होगा, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। पॉज करके वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, केल्सन। तो जहां पे भी नॉर्म की बात आएगी वहां पे उसका आंसर हो जाएगा केल्सन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजिकल स्कूल, दिस इज अट्रीब्यूटेड टू हुम। अब हम 50 बार इसको अभी तक के लेक्चर में देख चुके हैं कि सोशल इंजीनियरिंग किसका कॉन्सेप्ट है? रॉस्को पॉन्ट का। किसका? रॉस्को पॉन्ट का। किसी चीज़ को बैलेंस आउट करना, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, उस चीज़ में सारे के सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करना, ये इंजीनियरिंग होती है। अब यही चीज़ जब सोसाइटी में की जाती है तो सोशल इंजीनियरिंग होती है। और सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कौन प्रोपाउंड करता है? रॉस्को पॉन्ट करता है। अगला क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट बट ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन of region. Before this contract, man was happy and free and there was equality among men. तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? रूसो ने दिया। कॉन्सेप्ट को किसने दिया? बिफोर दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन वाज हैप्पी एंड फ्री एंड देयर वाज इक्वलिटी अमंग मैन, किसने दिया है? रूसो ने दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरप्रिटेशन इज दैट प्रोसेस बाय व्हिच द कोर्ट्स सीक टू असरटेन द मीनिंग ऑफ लॉ through medium of authoritative forms in which it is expressed. This statement is of, ये statement किसका है? सलमन का। सलमन का statement क्या है? फिर से पढ़ता हूँ। Interpretation is that process by which the courts seek to ascertain the meaning of law through medium of authoritative form in which it is expressed. किसका statement है? सलमन का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ कस्टम इनटू लॉ इज एनालॉगस टू द ग्रोथ ऑफ लॉ इटसेल्फ इन एन इन्फेंट सोसाइटी। अब इसमें फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर खूब ध्यान से पढ़िए इसको, ग्रोथ की बात कर रहा है। किसकी? ग्रोथ ऑफ कस्टम इनटू लॉ इज एनालॉगस टू द ग्रोथ ऑफ लॉ इटसेल्फ इन एन इन्फेंट सोसाइटी। अब ग्रोथ की बात कर रहा है, ग्रोथ मतलब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब डार्विन का कॉन्सेप्ट, और डार्विन का कॉन्सेप्ट मतलब डार्विनियन बिफोर डार्विन, और डार्विनियन बिफोर डार्विन कौन है? सेविग्नी, हिस्टोरिकल स्कूल। अगला क्वेश्चन, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट, इट हैज़ बीन सेड बाई, किसके द्वारा कहा गया है? सलमन के द्वारा कहा गया। कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट, किसके द्वारा कहा गया? सलमन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक एडहेरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन। ऐसा हमें लगता है कि अधेरेंस टू प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए? रूल होना चाहिए, ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। किसने कहा है? कार्डोजो ने कहा। किसने कहा? कार्डोजो। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर्स, दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। किस थिंकर से रिलेटेड है? तो जेरोम फ्रैंक से। लॉ इज व्हाट जजेस डिक्लेयर्स, किसने कहा है? जेरोम फ्रैंक। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट लेजिस्लेशन इज फॉर्मल अटरेंस स्टेटमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। किस ज्यूरिस्ट ने ये बात बोली कि जो फॉर्मल लॉ है, जो लेजिस्लेशन है, वो फॉर्मल अटरेंस है ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ सोसाइटी? तो ये ग्रे ने कहा है। किसने कहा? ग्रे ने कहा। अगला क्वेश्चन, लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, किसने कहा है? इहेरिंग ने कहा है। किसने कहा है? इहेरिंग ने कहा है। लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, इहेरिंग। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट राइट्स स्प्रिंग फ्रॉम राइट। किस ज्यूरिस्ट ने कहा कि राइट से उत्पन्न होता है? एलन ने कहा। किसने कहा? एलन ने कहा। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, लीगल राइट इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ एग्जैक्टिंग फ्रॉम अनदर और अदर्स एक्ट्स और फॉरबेरेंस, हु सेड इट? किस जूरिस्ट ने कहा कि लीगल राइट इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ एग्जैक्टिंग फ्रॉम अनदर और अदर्स एक्ट और फॉरबेरेंस? किसने कहा है भैया ये? तो हॉलैंड ने कहा। किसने कहा? हॉलैंड ने कहा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज सेड दैट ओनरशिप इज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration? ये किस व्यक्ति ने कहा है? तो ये ऑस्टिन ने कहा। डी इज द राइट आंसर। ऑस्टिन। ओनरशिप इज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, indefinite in time of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration. किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओनरशिप इज ए प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। किस इंसान ने, किस ज्यूरिस्ट ने ये बात बोली कि जो ओनरशिप है वो प्लीनरी कंट्रोल है किसके ऊपर? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बात किसने बोली है? तो भैया ये बात हॉलैंड ने बोली है। हॉलैंड ने क्या कहा है ओनरशिप की डेफिनेशन देते टाइम? कहा है कि ओनरशिप इज ए प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, हॉलैंड। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट there is in essence no difference between the legal personality of a company and that of an individual? किस जूरिस्ट ने कहा कि इस बात में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि जो कंपनी की लीगल पर्सनालिटी है और एक इंडिविजुअल पर्सन है, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है? एक कैल्सन ने कहा। किसने कहा? कैल्सन ने कहा। कैल्सन की ही नॉर्मेटिव थ्योरी भी है। हर जगह पर जहाँ पे नॉर्म आएगा वहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये बुक प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ किस ऑथर ने लिखी हुई है? तो किसने लिखा है? जूलियस स्टोन ने लिखा। प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ किसने लिखा है? जूलियस स्टोन ने लिखा। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ जाते हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक किसने लिखा है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक लिखा है जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्टिन्स बुक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इज। अब प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड क्या है? लेक्चर्स डिलीवर्ड इन लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इन्होंने अपनी ये कोई बुक नहीं लिखी है, ये लेक्चर्स हैं जो इन्होंने डिलीवर किए। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑथर ऑफ बुक प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड कौन है? तो अभी पिछले भी क्वेश्चन में हमने देखा है, ये कौन है? ऑस्टिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग पर्सन इज ऑथर ऑफ बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बुक का जो ऑथर है वो कौन है? H.L.A. हार्ट। कौन है? H.L.A. हार्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, दास रेच डेस बेसिटेज इज द वर्क ऑफ। ये किसका वर्क है? सेविग्नी का। किसका है? दास। ऐसे याद कर लो आपकी, दास, DAS, दास। अगर क्वेश्चन पूछा दास रेच ये किसका बुक पूछा गया है तो हम क्या मार्क कर देंगे? सेविग्नी मार्क कर देंगे। दास रेच डेस बेसिटेज इज द वर्क ऑफ सेविग्नी। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन वाज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये जेरेमी बेंथम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जेरेमी बेंथम के द्वारा लिखा गया। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन बुक किसके द्वारा लिखा? जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय सेविग्नी। किस व्यक्ति की सेविग्नी के द्वारा लिखी गई बुक का नाम हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या है? द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। सेविग्नी ने कौन सी बुक लिखी है? द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द बुक द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड इज। ओरिजिनल ऑथर कौन है द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड बुक के? जेरेमी बेंथम है। कौन है? जेरेमी बेंथम।